हेलो व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 9 से रिलेटेड सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 9 है वो बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मतलब कि जो सेक्शन वो चैप्टर 9 है वो मेंटेनेंस से डील करता है। इसमें जो सेक्शन 125 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 125 है कहता है कि सब सेक्शन 1 बात करता है उसका कि इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेगलेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन his wife unable to maintain herself or his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, his legitimate or illegitimate child, or not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain himself or herself। means अगर कोई पर्सन उसके पास सब कुछ सफिशिएंट है, उसके बाद भी ना, मतलब सफिशिएंट मीन्स उसके बाद भी वो नेगलेक्ट करता है मेंटेन करने से अपनी वाइफ को, जो खुद मेंटेन नहीं कर सकती है, अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चों को जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे को जो कि डॉटर है और जो मैरिड नहीं है, और वो मतलब कि डॉटर है, उसने मैरिड नहीं है, और मतलब कि उसने मेच्योरिटी तो है, वो मेजर तो है, बट सम रीज़न्स है कि वो मेंटली या फिज़िकली ठीक नहीं है, या ऐसे बच्चे को मेंटेन नहीं करता है, या फिर अपने माता पिता को, उसके पेरेंट्स है जो पर्सन के, वो उनको मेंटेन नहीं करता है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ आप याद करके रखेंगे। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट है। उसकी वाइफ, उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे, और लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड में फिर थर्ड वाला पॉइंट बात करता है नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, जो मैरिड डॉटर नहीं है, और जो मेजर है। उससे पहले वाले में हमने माइनर वाले की बात करी थी बी क्लोज में। सी क्लोज में बात करते हैं हम मेजर डॉटर की, जो किसी कारणवश मतलब फिजिकल और मेंटली अब नॉर्मल है, इंजर है, तो वो खुद को मतलब खुद मेंटेन नहीं कर सकती। और डी क्लोज में बात आती है फादर और मदर की, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। तो आगे इसमें क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद बात करते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेगलेक्ट और रिफ्यूजल सच order such person to make an monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as to magistrate may from time to टाइम डायरेक्ट दो। जो इसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे वो सब कुछ देखने के बाद, जो वो देख रहे हैं कि क्यों नेगलेक्ट कर रहा है, क्या कारण है, सब कुछ उनको पता लग जाता है, तो वो मंथली अलाउंस का ऑर्डर दे सकते हैं वाइफ के लिए, चाइल्ड के लिए, फादर मदर के लिए। और उसके बाद उसको समय समय पर डायरेक्शन भी दे सकते हैं उस पर्सन को। उसके बाद इसका प्रोविज़ो है दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर्ड टू इन क्लोज बी to make such allowance until the attain her majority if the magistrate is set with the husband of such minor female child if married is not possessed of sufficient means अगर इसमें प्रोविज़ो कहता है कि अगर कोई मतलब कि कोई माइनर गर्ल है, माइनर मतलब कि डॉटर है, तो उसके क्या कहते हैं, उसके फादर को ही बोला जाता है, ऑर्डर देता है कोर्ट, कहते हैं मजिस्ट्रेट कि आप जब तक ये मेजर नहीं होता आती तब तक आप इसको मेंटेन करेंगे, और अगर ऐसी कोई क्या कहते हैं माइनर गर्ल है जिसकी शादी हो गई है और लेकिन उसका हस्बैंड है वो पर्याप्त मतलब कि सफिशिएंट मीन्स नहीं है उसके पास कि भाई वो उसको मेंटेन कर सके उनकी बेटी को, तो तब भी फादर ही उनको मेंटेन करेंगे। उसके बाद बात आती है प्रोवाइजो फर्दर। सेकंड प्रोवाइजो देखते हैं, प्रोवाइजो फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance for his wife or such child,
father, mother, and the expenses of the such proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such person as to magistrate may from time to time direct। मीन्स कि मजिस्ट्रेट चाहे तो देखिए मंथली अलाउंस के साथ साथ इंट्री मंथली अलाउंस के लिए बोल सकती है और ऑर्डर दे सकती, और मंथली, और वो इंट्रीम मेंटेनेंस भी करवा सकती है वाइफ का, चाइल्ड का, फादर और मदर का, टाइम टू टाइम। प्रोवाइजो सेकंड की बात करता है। उसके बाद प्रोवाइजो थर्ड बात करता है डेट ऑन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंट्रीम मेंटेनेंस and expenses of proceeding under the second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service for the notice of the application to such person। इस पर मतलब कि थर्ड प्रोवाइजो बात करता है कि यहाँ पे जो जो इंट्रीम मेंटेनेंस है और जो मतलब कि मंथली अलाउंस और जो भी क्या कहते हैं जो भी प्रोसीडिंग का सारा खर्चा वगैरह है, तो उसका जो भी इंट्री मेंटेनेंस हो या मंथली अलाउंस हो या भी जो प्रोसीडिंग का सारा खर्चा वो 60 दिनों के अंदर उसको देना ही होगा, 60 दिनों के भीतर उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर माइनर मीन्स ए पर्सन who under the provisions of Indian Majority Act 1875 is deemed not to have attained his majority। माइनर कौन होगा? माइनर देखेंगे इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। तो वाइफ होगी या फिर जिसने डिवोर्स लिया है और किसी से मैरिड नहीं गई उस वाइफ में इंक्लूड होगी। उसके बाद सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। एनी सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब या तो जो भी अलाउंसेस है, मेंटेनेंस है या इंट्री मेंटेनेंस है या एक्सपेंसेस है, वो पे किए जाएंगे। शैल वर्ड यूज शैल पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर से ही की डेट से पे किए जाएंगे। और इफ़ सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस फॉर इंट्रीम मेंटेनेंस एक्सपेंसिव फॉर प्रोसीडिंग एज द केस में बी। और जिस दिन से चीज़ डिसाइड होगी उसी दिन से ये मेंटेनेंस एंट्री मेंटेनेंस देने होंगे। सब सेक्शन 3 बात करता है इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट cause to comply with the order, any such magistrate may for every breach of order issue a warrant for levying the amount due to in manner provided for levy fine and may sentence such person for the whole of any part of each month's allowance for the maintenance of interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant। सब सेक्शन 3 बात करता है यदि कोई भी पर्सन है जिसको ऑर्डर दिया गया था बट वो नहीं दे रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब कोई ऐसा कारण भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है, उसके बाद भी वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? तो उसको वारंट जारी किया जाएगा, और वारंट के एग्जीक्यूशन के समय तो उसको हर मंथ वो मंथली उसका अलाउंस बनेगा और वो हर मंथ मेंटेन करेगा। और अगर जिस मंथ अगर उसने मेंटेन नहीं किया और वो नहीं करता तो उसको दंडादेश मतलब इम्प्रिजनमेंट में भी डाला जाएगा, उसको पनिश भी किया जाएगा। ऐसे मतलब और उस वारंट के एग्जीक्यूशन के पश्चात प्रत्येक मास के ना चुकाए गए पूरे अंतरिम मेंटेनेंस के भत्ते और एक्सपेंसेस जैसे भी मतलब कि जो उसने कुछ पार्ट दे दिया और कुछ पार्ट नहीं देता है वो, तो उसको पनिश भी किया जाएगा।
सबसेक्शन 3 इतनी बात करता है। उसके बाद इसका जो प्रोविज़ो है वो कहता है नो वारंट शैल बी इशू टू द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन लेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। प्रोविज़ो कहता है इस सेक्शन के अधीन किसी भी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्धृत करने के लिए उस तारीख से, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही हमें अगर कुछ भी चीज़, हमें कुछ भी अमाउंट लेना है तो 1 साल के अंदर अंदर ही हमें कंप्लेन करनी होगी। अगर 1 साल के अंदर अंदर नहीं करी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेन प्रोविज़ो ये बात करता है कि कोई पैसे नहीं दे रहा है, मेंटेन नहीं दे रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, आप 1 साल बाद जाओगे कोर्ट की भाई उनको मेंटेन नहीं, तो कोर्ट भी क्या कहेगी कि आप अब तक सो रहे थे, यही तो बोलेगी ना। तो आपको 1 साल के तक ही वो प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ और कंडीशन और हर लिविंग विद हिम एंड शी रिफ्यूज टू लिव विद हिम, सच मजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड फॉर of refusal stated by her and may make an order under this sections notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। मीन्स इसके प्रोवाइजो इसके बाद बात करते क्या हो कि यदि कोई व्यक्ति शर्त पर भरण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना के लिए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है कि यदि उसका समाधान हो जाता है तो वैसा आदेश के न्यायसंगत आधार है। मतलब कि भाई कोई हस्बैंड कह रहा है अपनी वाइफ को कि भाई मेंटेन नहीं करूँगा, मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ये मेरे साथ है, बट वाइफ मना करती है, तो सारे ग्राउंड्स को जान के जो मजिस्ट्रेट को लगता है ग्राउंड्स ठीक है उस तरीके से देंगे। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन। इफ़ ए हस्बैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद अनदर वुमन और कीप ए मिस्टर इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी ए जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव हिम। और अगर उस टाइम अगर इसकी एक्सप्लेन करता है इससे पहले वाले प्रोवाइजो को कि अगर वो रहने से मना करते हैं तब तो ठीक है, मतलब कि सही ग्राउंड है कि भाई बिना कारण के वाइफ रहने को मना कर रही है तो कोर्ट भी क्या कहेगा। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट करके मैरिज कर लिया या फिर मिस्ट्रेस वगैरह को अपने साथ रखता है तो फिर वो वाइफ को मेंटेन करने से मना नहीं कर सकता, और वाइफ अगर कह रही है ना उसके बाद कि मैं नहीं रहूँगी तो वो उसका ये चीज़ सही मानी जाएगी, ये ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4। नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। मतलब सबसेक्शन 4 बात करता है कि वो वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं है जो उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया है, जो खुद एडल्ट्री में रह रही है और बिना विदाउट सफिशिएंट रीज़न वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से रिफ्यूज़ करती है, तो ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर this section is living in adultery or that without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent the magistrate cancel the order। सबसेक्शन 5 बात करता है अगर मजिस्ट्रेट ये साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि उसकी कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया था कि ज़ारता की दशा में रह रहे तो प्राप्त के बिना अपने पति के साथ, मतलब सबसेक्शन 5 बात करता है कि मजिस्ट्रेट इस ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है कि कोई वाइफ एडल्ट्री के वहाँ अपने पति से दूर रह रही है और बिना सफिशिएंट कारण के मना कर रही है तो ऐसे ऑर्डर को फिर वो बाद में भी रद्द कर सकता है अगर उसको बाद में भी पता लगता है कि वाइफ की गलती है तो। सेक्शन 125 में कुछ इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं जैसे डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फर्स्ट केस है डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
इसमें है मुस्लिम वुमेन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेन इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। अंडर सेक्शन 125 मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत, सेक्शन 125। सेकंड केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम। इस सेक्शन में बताया, इस केस में बताया गया सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सेक्शन 125 है सीआरपीसी का अप्लाई करेगा रिस्पेक्टिव ऑल रिलीजन पे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 126 की, जिसमें प्रोसीजर है। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 may be taken against any person in any district where he or his wife resides, where he last reside, where his wife means जहाँ वह रह रहा हुआ पर्सन या वह और उसकी वाइफ जहाँ पे रहते थे, या जहाँ पे लास्ट टाइम रहते, या फिर वो जहाँ पे अपनी या फिर जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो मदर उसके साथ रह रहा है। तो ऐसी जगह प्रोसेस होएगा जहाँ पे वो खुद रहता है या फिर जहाँ पे वो पहले अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, वो पुराने टाइम में जिस वाइफ से उसका डाइवोर्स हो रहा है वहाँ रह रहा है वो, और या फिर जहाँ वो ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ रह रहा है। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है ऑल एविडेंस और सच प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with his presence of the pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summon case। means ऐसी प्रोसीडिंग में सब एविडेंस ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस के लिए सांदे का आदेश है और अथवा जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिव्यक्ति दे दी गई तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो सम्मन मामलों में किया जाता है। मतलब सारा प्रोसेस वैसा होगा जैसे सम्मन मैटर में होता है। उसके बाद प्रोवाइसो है जो बात करता है इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made in willfully avoiding service। मतलब मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड है दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order of maintenance, मतलब मजिस्ट्रेट ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण की संदेह का आदेश देने की प्रस्तावना है वो जानबूझकर विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, वो जानबूझकर बच रहा है इन चीज़ों से, विलफुली नेगलेक्ट कर रहा है अटेंड टू कोर्ट, मतलब वो कोर्ट में आने से जान के रोक रहा है, कोई ऐसा कारण नहीं है, तो मजिस्ट्रेट में प्रोसीडिंग टू हियर द डिटरमिन द केस ex parte and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including as the payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। means कि जानबूझकर वो नहीं आ रहा तो ऐसे दिए गए ऑर्डर से उसकी तारीख से 3 मंथ्स के अंदर किए गए अच्छे कारणों से ऐसे के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार खर्चे के साधने के लिए, तो जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगे वो उस चीज़ को कैंसिल भी कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगे एक्स पार्टे भी डिसीजन वो दे सकता है अगर कोई जान के बच रहा है इन चीज़ों में। तो उसके सब सेक्शन 3 द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक एंड सच ऑर्डर टू कोस्ट एज मे बी जस्ट, जो भी कोस्ट होगी वो जस्ट होगी, न्याय संगत होगी। उसके बाद बात करते हैं 127 अल्ट्रेशन इन अलाउंस ऑन proof of change in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or order under the section to pay monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father, mother as the case may be, the magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowance
फॉर द मेंटेनेंस फॉर द एंट्री मेंटेनेंस केस में भी, मतलब प्रूफ के बाद अगर एक बार जो पेश हो गया है कि भाई जो एंट्री मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस जो बन गया, ठीक है, हो जाने पे मतलब कि परिस्थितियाँ बदल रही है, मतलब किसी की सैलरी बढ़ गई है, किसी की सैलरी घट गई है, इस हिसाब से तो मेंटेनेंस भी उस हिसाब से अल्टर वगैरह होता रहेगा। सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर इट अपीयर्स और टू द मजिस्ट्रेट दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन और ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly। जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि सेक्शन 125 के लिए दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय किसी निश्चित परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो वह आदेश तो वो उसको रद्द भी कर सकता है। अगर सिविल कोर्ट के द्वारा लगता है जो उसने 125 में किया है कि रद्द होना चाहिए, तो वो रद्द भी कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3, वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन made under section 125 in favor of woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he satisfied that the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as a form the date of her marriage, means उस वुमेन ऐसे मतलब कि उस वुमेन ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख से पश्चात पहले पुनः विवाह कर लिया तो वैसे आदेश को तो फिर वो उसकी तारीख रद्द हो जाएगी। जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किए थे वो रद्द हो जाएंगे। उस द वुमेन हैज़ बिन रिसीव उस स्त्री के पति ने उसमें विवाह विच्छेद कर लिया है तो उस स्त्री ने उस आदेशों के पूर्ण या पश्चात पूरी धनराशि प्राप्त कर लिया तो पक्षकारों को लागू सी रूटी जने विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पे दे थी तो वह ऐसे आदेश को The woman has been received by her husband and that she has received whether before or after the date of said order, the rule of sum under which any customary or personal law applicable to the parties was payable on the divorce, cancel such order. In the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made. In any other case from the date of the expiry of period, if any, for the which maintenance has been actually paid by the husband to the woman। किसी अन्य दशा में उस में यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस पत्नी स्त्री को वास्तव में ऋण दिया जाना है तो समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। द वुमेन हैज़ ऑब्टेन्ड ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, अगर वुमेन ऑब्टेन कर लेती है एंड दैट ही हैड वॉलेंट्री सरेंडर हर राइट्स टू और खुद वॉलेंट्री सरेंडर कर देती है अपने राइट को टू मेंटेन और इंटरिम मेंटेनेंस केस में भी आफ्टर हर डिवोर्स दी कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और इसका सबसेक्शन 4 बात करता है एट एनी टाइम ऑफ मेकिंग एंड डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डोरी बाय एनी रीजन और वुमेन मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovery by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them and the case may be in pursuance of the said order। मीन्स अगर किसी भरण पोषण या दहेज की ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे सेक्शन 125 के अधीन कोई पोषण या फिर इंट्री मेंटेनेंस के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए कोई मानसिक भत्ता शामिल किए जाने का आदेश दिया जाता है कि भाई आपको मेंटेन करना है, तो वसूली के लिए डिग्री करने के समय सिविल कोर्ट उस राशि की भी गणना करेगा जो जब हम वसूली के टाइम सिविल कोर्ट उस जो लेनी हमें राशि उसकी भी गणना करेगा कि ऐसे आदेश के अनुसरण में भरण पोषण अथवा उनमें से किसी के लिए यथास्थिति मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदेह की जा चुकी हो या उस व्यक्ति द्वारा वसूली की जा चुकी। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 128। जो सेक्शन 128 है वो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be shall be given without payment to the person
मेंटेनेंस है, ये एंट्री मेंटेनेंस है, ये एक्सपेंसेस है प्रोसीडिंग की, जैसी भी स्थिति हो, या फिर जो भी कॉपीज़ हैं, मतलब कि एक कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, कॉपी मेंटेनेंस की या फिर एंट्री मेंटेनेंस की, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की, एंड द केस में भी जो शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट, वो दी जाएंगी विदाउट पेमेंट टू द पर्सन, उस पर्सन को, इन हुज फेवर इट इज़ मेड, जिसके फेवर में बना है, और हिज गार्जियन, या फिर उसके गार्जियन को, और if any, or for the person to whom the allowances for the maintenance or the allowance for interim maintenance and expenses of proceeding of the case may be, it is paid, को दिया जाएगा, and such order may be enforced by any magistrate any place where the person against whom it is made be, on such magistrate being satisfied to identify of parties and non payment of allowance, or as the case may be expenses due, मतलब उनको फ्री में कॉपी वगैरह दी जाएगी, और ऐसे ऑर्डर का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जो होगा ना, वहीं पे होगा जहाँ पे वो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ये ऐसा आदेश दिया गया, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पक्षकारों की पहचान के बारे में और देय भत्ते या देय खर्चे जैसी भी स्थिति के ना दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। सेक्शन 128 इतनी बात करता है। आई होप आपको सेक्शन 125 से लेकर 128 अच्छे से क्लियर होगा। वैसे भी अब एक बार खुद रीड करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स थे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।